स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, और उसमें भी आज हम लोग स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे किसान आंदोलन और किसान विद्रोह। इससे पहले मैं जनजातीय विद्रोह पढ़ाया आप लोगों को, इससे पहले मैं आप लोगों को गुलाम भारत का मजदूरों का विद्रोह पढ़ाया था, और मैं बताया कि हिंदुस्तान की धरती पर सबसे पहले गोरी हुकूमत के खिलाफ सन्यासियों के द्वारा विद्रोह हुआ, उसके बाद सैनिकों के द्वारा विद्रोह हुआ, उसके बाद किसानों के द्वारा विद्रोह हुआ। क्योंकि भारतवर्ष में चाहे भारत गुलाम रहा या आजाद रहा, हमेशा किसान, मजदूर, बेबस जवान, बेरोजगार लोग हमेशा गवर्नमेंट के नीतियों का शिकार होते रहे। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो कि पूछा गया है विगत परीक्षाओं में। भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन कौन था? भूदान आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? मुंगेर के बहरिया ताल विद्रोह विरोध का उद्देश्य क्या था? या अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? जैसे प्रश्न आपसे विगत परीक्षाओं में पूछे गए। यह सेशन आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जहां जीएस पूछता है, उसके लिए यह सेशन संजीवनी है। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं वो सिविल सर्विसेज को ध्यान में रख करके फ्रेम किए गए हैं। ये क्लास रात 9 बजे इतिहास एक्सप्रेस में आप लोगों को मिलती है, जबकि सुबह 10 बजे नितिन सर आप लोगों को मिसलेनियस जीएस लेकर के आते हैं। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, और आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। क्या भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन था चंपारण आंदोलन, बारदौली आंदोलन, या बेगू आंदोलन, बिजौलिया आंदोलन? तो सबसे पहले आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारतवर्ष में सबसे पहले किसानों के द्वारा जो आंदोलन किया गया था 1859 में। कब किया गया था? 1859 में। और 1859 में जो आंदोलन हुआ 1859 में, इसको किस नाम से जाना गया? नील विद्रोह के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? नील विद्रोह या नील आंदोलन के नाम से जाना गया था। और इसके पीछे क्या कारण था? यह आंदोलन कहां हुआ? यह आंदोलन वेस्ट बंगाल में हुआ था। कहां पर? बंगाल में हुआ था। बंगाल के नादिया जिला में जो है आंदोलन हुआ। इसके पीछे कारण क्या था? दरअसल आज जो आर्टिफिशियल नील आती है, जो कपड़े पर इस्तेमाल किया जाता है, सफेद कपड़े पर, हालांकि कुछ लोग तो काले पर भी इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन सफेद कपड़े पर इस्तेमाल की जाने वाली नील पहले उसका पौधा हुआ करता था, और वो पौधा बिल्कुल उसी जलवायु में सबसे बेहतर उत्पादन करता था जिस जलवायु में धान की फसल होती है, चावल की फसल होती है। चूंकि नील के पौधे से जो नील प्राप्त होती थी उसका यूरोप में बहुत डिमांड था, लेकिन यूरोप के किसी भी देश में नील का उत्पादन होता ही नहीं था। नील बिल्कुल वहां पर नील था। इसलिए भारत में बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या उन सभी क्षेत्रों में जहां धान की पैदावार होती थी, धान की फसल होती थी, वहां किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। जबकि भारतीय किसानों के शरीर पर कपड़ा ही नहीं था तो नील का पिएंगे, लेकिन उनसे नील की खेती कराई जाती थी। वो नील उनके किसी काम का नहीं था, तो औने पौने दामों पर उनसे खरीद लिया जाता था, और उसको क्रश करके और उसे यूरोप में पार्सल किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश वालों के ये धन कमाने का धंधा था। और आज भी कुछ लोग धन कमाने के धंधे में इस तरह से अंधे हो जाते हैं कि सामने वाला का खून भी पीना पड़े तो उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। उन दिनों भी ऐसे हालात थे। नील का सबसे बड़ी विचित्र बात यह थी कि जिन क्षेत्रों में नील की खेती होती थी, वहां पर नील की खेती जहां होती थी, वो फसल की फर्टिलाइजर पावर, जमीन की फर्टिलाइजर पावर, मिट्टी की फर्टिलाइजर पावर को बिल्कुल बर्बाद कर देता था। दूसरी फसल नहीं सही होती थी, इसलिए किसान चाहते नहीं थे, और जिनको दाने दाने को परेशानी है वो नील क्या करेंगे, लेकिन जबरदस्ती उनको ददनी दिया जाता था।
कौन क्या दिया जाता था? ददनी। आज की भाषा में जो है, बांग्ला भाषा में अगर इसको कहें तो कृषि ऋण, इनको ददनी दिया जाता था, कृषि ऋण दिया जाता था, एग्रीकल्चर लोन दिया जाता था, और अनपढ़ गवार किसानों से अंगूठा लगवा लिया जाता था। और एक बार जो ये ददनी के चक्कर में फंसता था, उसके बाद तो न जाने कितनी पीढ़ियां गल जाती थी, लेकिन जो है वो टैक्स, वो जो है कर्ज कभी चुकता हो ही नहीं पाता था। आप जानकर ताज्जुब होगा, 200% तक उस पर जो है इंटरेस्ट रेट लिया जाता था, ब्याज लिया जाता था। तो आप सोचो कि कितना उन दिनों किसानों का शोषण किया जाता था। और इसका नील विद्रोह का नेतृत्व किया जिन दो भाइयों ने, एक का नाम था जो है दिगंबर विश्वास। क्या नाम था? दिगंबर विश्वास। दिगंबर विश्वास। और दूसरे भाई जो थे, दूसरे भाई का नाम था जो है अनंत विश्वास। अनंत विश्वास, इनका एक और नाम जो है मिलता है, इन दोनों को विश्वास बंधु के नाम से जो है जानते थे। विश्वास बंधुओं के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई। और 1857 की क्रांति, मैंने बताया कि 1857 की क्रांति के जस्ट बाद, जब 1858 में भारत से ईस्ट इंडिया की कंपनी को जो है समाप्त कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया महारानी विक्टोरिया के द्वारा। जब विक्टोरिया घोषणा पत्र भारत में लागू किया गया 1 नवंबर 1858 को, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इसकी घोषणा की, तो भारत के लोगों में गलतफहमी फैलाई गई कि अब आप लोगों के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, अब भारत का जो है एक साथ सबका विकास होगा। लेकिन कमबख्त फिर वही हालात बने और स्थिति इतनी विचित्र हुई कि दिगंबर विश्वास और अनंत विश्वास नामक दो भाइयों के द्वारा बंगाल में नील विद्रोह की, नील की खेती करने से जो है मना कर दिया गया। नील की फैक्ट्रियों को तोड़वा दिया गया और इस तरह से जो नील विद्रोह हुआ, उस घटना का जो है समर्थन किया जिस व्यक्ति ने, उन दिनों के एक महान पत्रकार थे जिनका नाम था हरिश्चंद्र, क्या नाम था? हरिश्चंद्र बनर्जी। क्या नाम था? हरिश्चंद्र बनर्जी। और हरिश्चंद्र बनर्जी के द्वारा इसका अपना न्यूज़पेपर जो निकलता था जिसका नाम था हिंदू पैट्रियट। क्या नाम था? हिंदू पैट्रियट न्यूज़पेपर के माध्यम से, हिंदू पैट्रियट न्यूज़पेपर के माध्यम से इस घटना को उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर उठाया, जिसका परिणाम हुआ कि वायसराय के द्वारा तत्काल इस पर एक्शन लेना पड़ा था। और शीतनकार के जो है नेतृत्व में शीतनकार आयोग बनाया गया, नील आयोग जिसको कहा गया, और तत्काल प्रभाव से इन क्षेत्रों में नील की खेती करने की जो एक बिल्कुल व्यवस्था थी उस पर जो है रोक लगाया गया। इन घटनाओं का वर्णन नील दर्पण नामक पुस्तक में किया जाता है। नील दर्पण नामक पुस्तक में किया जिस व्यक्ति ने, उनका नाम क्या था? उनका नाम था दीनबंधु। क्या नाम था? उनका नाम था दीनबंधु मित्र। और दीनबंधु मित्र, हालांकि इनका वास्तविक नाम था गंधर्व नारायण। क्या नाम था? गंधर्व नारायण। तो भारत की धरती पर सबसे पहला किसान विद्रोह जो हुआ, किसान आंदोलन हुआ, वो नील आंदोलन था। क्योंकि विकल्प में दिया नहीं है, एक और जो है आप जो है ऑप्शन लिखें और यहां लिखें क्या? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। और भारत वर्ष में पहला जो किसान विद्रोह हुआ वो नील विद्रोह था। और कहां पर हुआ था? बंगाल की धरती पर हुआ, बंगाल की धरती पर हुआ। आपसे पूछता है 1857 की क्रांति के बाद जस्ट जो विद्रोह हुआ था उसे किस नाम से जाना गया? नील विद्रोह के नाम से जाना गया। चंपारण विद्रोह, ये भी नील की खेती के करने वाले किसानों के समर्थन में महात्मा गांधी के द्वारा वर्ष 1917 में किया गया। और भारत की धरती पर महात्मा गांधी का नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में यह पहला सत्याग्रह था। आंदोलन नहीं, विद्रोह नहीं, सत्याग्रह था। इनमें अंतर होता है। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि पर्टिकुलर अपनी मांगों को लेकर के जब धरना प्रदर्शन किया जाता है और सत्य का आग्रह किया जाता है वो सत्याग्रह है, और उसको लेकर के आंदोलन, क्रांति तब हो जाती है, विद्रोह जो है तब होता है जब आदमी जो है हिंसक होता है। ये बड़े पैमाने पर जब फैल जाए तो ये विद्रोह पूरे देश में फैल जाए तो आंदोलन। बारदौली सत्याग्रह जो कि 1928 में, और ये किया गया था किसके द्वारा? जी हां,
उस व्यक्ति के द्वारा जिनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं एकता दिवस। मैं बात कर रहा हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारदौली सत्याग्रह, बारदौली कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया गया और इसी आंदोलन की सफलता के बाद महात्मा गांधी के द्वारा बारदौली के कृषक महिलाओं की तरफ से इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। बेगू आंदोलन और बिजौलिया आंदोलन ये 1913 में हुआ था। बिजौलिया आंदोलन उसी का एक हिस्सा था बेगू आंदोलन 1921 में, और ये दोनों आंदोलन जो है उन दिनों मेवाड़ में हुए थे। यानी ये जगह अब पड़ती है कहां पर? राजस्थान में। कहां पर पड़ती है? राजस्थान में। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रमुख किसान आंदोलन सुमेलित नहीं है। ये कह रहा है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? नील किसान विद्रोह, अभी मैंने बताया कि 19 to 60 हुआ था। कहां पर हुआ? बंगाल में हुआ था। बंगाल में, जहां पर विश्वास बंधुओं ने इसका नेतृत्व किया था। विश्वास बंधुओं के द्वारा नेतृत्व किया गया था। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कैनिंग के द्वारा ही नील आयोग की स्थापना किया गया और नील आयोग का अध्यक्ष बनाया गया किसको? जी हां, सिटन कार। ये कार नहीं था, इंसान था, लेकिन महाबेकार था। इसी के नेतृत्व में नील आयोग जो है बनाया गया था। और इस घटना को अपने पुस्तक में जिस व्यक्ति ने शब्द रूप दिया था उनका नाम है क्या? उनका नाम है गंधर्व नारायण, जिनको साहित्य की दुनिया में दीनबंधु मित्र के नाम से जाना गया। उन दिनों अंग्रेजों के खिलाफ अपनी कलम चलाने वाले जो लेखक थे, राइटर थे, वो प्रयास यही करते थे कि अपने वास्तविक नाम से अपनी साहित्यिक कृतियों को नहीं जारी करते थे। क्योंकि अगर अपने वास्तविक नाम से अपनी कृतियों को जारी करते, लिखते, तो उनके जान को संकट था। कभी भी प्राण पखेरु उड़ सकता था। यही तो वजह था। हुब्बे वतन सोजे वतन जैसी देशभक्ति पुस्तक लिखने के कारण धनपत राय पर अंग्रेजों ने जब वारंट जारी कर दिया, इसी बनारस के रहने वाले धनपत राय, तो इन्होंने अपना मार्ग ही बदल लिया। और कहा जाता है कि उसके बाद से उन्होंने अपना नाम मुंशी प्रेमचंद्र कर लिया। फिर गाय गोबर गोदान कर्म भूमि चिमटा ईदगाह लिखते रहे, लेकिन फिर कभी राष्ट्रभक्त बन करके अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने कभी कलम नहीं चलाई थी। बहरहाल नील दर्पण हुआ था बंगाल में 1960। दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प तो सही है। पबाना विद्रोह 1873 से 76 के बीच ये बंगाल में यूसुफ परगना में हुआ था। मैं पहले भी इसको पढ़ा चुका हूं। पबाना विद्रोह का नेतृत्व किया था ईशान चंद्र राय ने। किसने? ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और कौन? शंभुपाल शर्मा। शंभुपाल शर्मा ने इसका नेतृत्व किया। और पबाना विद्रोह ये भी जमींदारी प्रथा के खिलाफ जो है विद्रोह था, जो कि नील विद्रोह के बाद बंगाल की धरती पर हुआ। दक्कन विद्रोह जिसका नेतृत्व किया 1875 में किसने? महागोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था, जिसने सार्वजनिक पुनः सभा की स्थापना की। महागोविंद रानाडे जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे, और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, और महात्मा गांधी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक गुरु थे। दक्कन किसान विद्रोह का नेतृत्व महागोविंद रानाडे के द्वारा किया जाता है। यह विद्रोह बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था, यानी आज के महाराष्ट्र में। और दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प ये भी सही है। मोपला किसान आंदोलन जिसके दौरान जिहाद का नारा दिया गया और ये विद्रोह जो हुआ 1836 से लेकर के 54 तक चला। तो तथा कथित इतिहासकारों ने लिखा कि यही पहला किसान विद्रोह था, क्योंकि मोपला का मतलब ही होता है मलयालम भाषा में किसान। और ये किसान विद्रोह हुआ कहां था? इस वाले बेल्ट पर हुआ था। यही मालाबार तट है जो केरल का तट है। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये जो मोपला थे, मोपला मध्य एशिया अरब के रहने वाले वो मुस्लिम लोग थे जो कि मसाले के तलाश में भारत में आए, लेकिन यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों का फायदा उठाया। क्योंकि आप सबको पता है भारत में सल्तनत काल, उसके बाद जो है मुगल काल रहा।
वो दौर था जब भारत पर इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों का बोलबाला था, तो इन लोगों ने उसका फायदा उठाया और मालाबार तट के आसपास के क्षेत्रों पर जो मसाला उत्पादन के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण था, उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन बाद के दिन में जब हालात बदला तो जाहिर सी बात है, जिन लोगों को यहां से बेदखल किया गया था, जिन लोगों को यहां से बेदखल किया गया था वो हिंदू लोग थे, और इन हिंदुओं ने इनके खिलाफ विद्रोह किया, और इस तरह से जो है ये हिंदू मुस्लिम जो है विद्रोह बन करके रह गया। और अभी ये घटना हुई थी 1836 से 1854 के बीच, जब जो है सैयद अलावी ने इसका नेतृत्व किया। सैयद अलावी और उसके बेटों को 1852 के आसपास 1856 के आसपास देश निकाला कर दिया गया। तो ये आंदोलन बहुत दिन शांत रहा। 1920 में फिर ये आंदोलन शुरू हुआ, 22 तक चला। कब? जब महात्मा गांधी भारत में अपना पहला जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन चला रहे थे। महात्मा गांधी ने भी इस आंदोलन का जो है समर्थन किया था, और इसी आंदोलन में अली मुस्लियार, कौन? अली मुस्लियार जो कि दूसरी बार जो है ये इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, यही जिहाद का नारा दिया था। ये आंदोलन कहां पर हुआ था? जी हां, केरल में हुआ था। केरल में अली मुस्लियार के नेतृत्व में हुआ था, और पहली बार सैयद अलावी के नेतृत्व में हुआ। बहरहाल ये भी सही है, तो फिर का सही है? अच्छा, सुमेलित नहीं है, तो चूंकि सब सुमेलित नहीं है इसलिए डी विकल्प। अगला प्रश्न देखिए, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? दलित, मजदूर, गरीब, पिछड़ा वर्ग, बेरोजगार, महिला उत्थान, ये हमेशा से भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु में रहा है। और जिन लोगों ने इसके लिए काम किया उनका तो विकास खूब हुआ, लेकिन बाकी हालात तो सबको पता है। बहरहाल सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किया जाता है। कहां पर? बॉम्बे में किया गया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, पुणे में किया गया था। किसके द्वारा किया गया? उस व्यक्ति के द्वारा किया गया जिन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक इससे ठीक 1 साल पहले लिखा था। कौन? जी, महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है, ज्योतिबा फूले के द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई। गुलामगिरी नामक पुस्तक इन्होंने लिखा, और इन्होंने अपने पुस्तक में, अपने आंदोलन में बैकवर्ड, जो पिछला वर्ग जो है, अब तो बैकवर्ड SC ST ये सब जो है कैटेगरी हुई है बाद में, वरना सब जो है उन दिनों उच्च वर्ग, उच्च जाति, निम्न जाति, यही उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, यही 2 वर्ग होता ही था। बहरहाल निम्न वर्ग या जो पिछड़ा वर्ग जो था उसका नेतृत्व किया था किसने? महात्मा ज्योतिबा फूले ने। और गुलामगिरी नामक पुस्तक में इन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ जो है बिगुल बजाया था, यानी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ही इन्होंने समाज की स्थिति को नरक बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। आर्य समाज की स्थापना इसकी स्थापना 1875 में किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती जिनका जो है वास्तविक नाम था क्या? मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती अपने गुरु विरजानंद जी महाराज के सलाह पर इस संगठन की स्थापना की, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। हालांकि इसकी स्थापना इनके द्वारा जो है बॉम्बे में किया गया। वही वो दौर था जब 1875 में न्यूयॉर्क में एक संगठन की स्थापना किया गया जिसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी। 1875 में उसकी स्थापना हुई थी। कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा जो है उसकी स्थापना किया गया था। और वहां से भी जो है उन लोगों का जो धार्मिक विचारधारा थी वो भारतीय उपनिषदों पर ही आधारित थी। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है दिया गया था। और अखंड खंडनी पताका फहराए, ये पहले व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का
सुझाव दिया। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गौ, गंगा और गाय के उद्धार के लिए जो है इन्होंने काम करने का आह्वान किया। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने का जो है आह्वान किया। बहुत ऐसे कार्य थे जो आगे चल करके स्वराज का नारा इन्होंने दिया। स्वाधीन शब्द सबसे पहले इनके द्वारा जो है इस्तेमाल किया गया। तो बहुत सारे ये ऐसे उन दिनों की जो है व्यवस्थाएं जिनके लिए इन्होंने प्रयास किया, आगे चल करके भारतीय राष्ट्रीय क्रांति का वो जो है मिसाल बना था। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने 1897 में कहां पर बंगाल में स्थापना किया, किसका? रामकृष्ण मिशन का। और इसका भी जो है उद्देश्य था क्या? समाज सेवा। उद्देश्य था क्या? समाज सेवा इसका उद्देश्य था। आर्य समाज का उद्देश्य जो है हिंदू समाज को फिर से जो है जागृत करना था। बहुत से लोग अब हिंदू धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म की ओर जो है अग्रसर हो रहे थे, या तो विवश होकर के या तो पैसे के लालच में। भारत में जब इस्लाम धर्म के लोग रहे तो तलवार के दम पर धर्म परिवर्तन कराया गया। जब ईसाई धर्म के लोगों का भारत पर शासन हुआ तो आर्थिक लालच देकर के जो है और धर्म परिवर्तन कराया गया। उन दिनों अपने धर्म को बचाने के लिए जन्मांध एक धर्मगुरु थे जिनका नाम बिरजानंद मथुरा में रहा करते थे, और उन्होंने ही अपने शिष्य को जो है ये सलाह दी कि अपने धर्म को बचाने के लिए आप कुछ करो, और आर्य समाज की स्थापना किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा जो है किया गया था, और प्रार्थना समाज जो है कब स्थापित किया गया था? 1867 में। किसके द्वारा? आत्मा राम पांडुरंग। किसके द्वारा किया गया था? आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी में उन दिनों, यानी आज के जो है महाराष्ट्र में किया गया था। और ये बहुत सारे ऐसे समाज उन दिनों बनाए गए जो कि आप लोगों से जो है पूछे जाते हैं। कौन कौन से? कह रहा है कि किसका उद्देश्य था कि पिछड़ों का उत्थान किया जाए, इनका उद्देश्य। बाकी सबका समाज सुधार था। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये कहानी शुरू हुई थी ब्रह्म समाज से। कहां से? ब्रह्म समाज। आप इस ट्रिक को याद कर लें, बहुत कुछ मामला हल हो जाएगा। क्या? ब्रह्म वेद से ब्रह्म का मतलब है ब्रह्म समाज। और इसकी स्थापना किया था किसने? 1828 में। किसने? राजा राम मोहन राय ने किया था। वही राजा राम मोहन राय जिनको राजा की उपाधि अकबर सेकंड के द्वारा जो है दिया गया था। वेद का मतलब होता है वेद समाज। कौन सा? वेद समाज। और इसे दक्षिण भारत का जो है ब्रह्म समाज कहा जाता है, जिसकी स्थापना जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, जिन व्यक्ति के द्वारा किया गया उनका नाम था श्री धरायलू नायडू। क्या नाम था? श्री धरायलू नायडू के द्वारा इस समाज की स्थापना किया गया था। कहां पर किया गया था? तो आप कहेंगे कि मद्रास में किया गया। कहां पर? मद्रास में इस समाज की स्थापना किया गया। और इसका भी उद्देश्य जो है था क्या? धार्मिक उत्थान। क्या उद्देश्य था? धार्मिक उत्थान। और वर्ष भूल गए हम, 1864 में किया गया था। 1864 में इस समाज की स्थापना किया जाता है। उसके बाद अगला समाज जो है अपने प्रभाव में आया, वो था जो है प्रार्थना समाज। इसकी स्थापना होती है 1867 में। और इसके संस्थापक थे कौन? इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। कब? 1867 में। और इसका भी जो है उद्देश्य क्या था?
इसका भी उद्देश्य था समाज सुधार। उसके बाद आता है आर्य समाज, उसके बाद आया देव समाज। आर्य समाज के संस्थापक अभी बताया स्वामी दयानंद सरस्वती थे, और सबसे लास्ट में जो देव समाज जो कि 1887 में, किसके द्वारा 1887 में स्थापित किया गया, 1887 में, और ये स्थापित किया गया था किसके द्वारा, जी हां, सत्यानंद अग्निहोत्री के द्वारा जो है किया गया। सत्यानंद अग्निहोत्री के द्वारा इसकी स्थापना की गई। कहां पर, लाहौर में। कहां पर किया गया था, इसकी स्थापना लाहौर में किया गया था। सत्यानंद शिव नारायण अग्निहोत्री जिनका जो है पूरा नाम था। तो इसे आप याद रखें। ब्रह्मवेद की प्रार्थना, ओह भूल यहां नहीं लिखे हैं, ब्रह्मवेद की प्रार्थना, बस सेंटेंस बनाने के लिए, ब्रह्मवेद की प्रार्थना, आर्यवेद का ज्ञान, इधर इसको हम लिख देते हैं, ब्रह्म वेद की प्रार्थना, प्रार्थना आर्य देव का ज्ञान। इसको याद रखें, बिल्कुल सीक्वेंस में है, ये सिर्फ सेंटेंस बनाने के लिए रखे गए हैं 2 वर्ड। अब यहां से देख लीजिए, ब्रह्मवेद, उस ब्रह्मवेद, उसके बाद ब्रह्म समाज, वेद समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, देव समाज। कभी कभी इनको कहता है कि एक सीक्वेंस में जो है आप स्थापित कर दीजिए, तब भी जो है आपको अगर ये पता है ब्रह्मवेद की प्रार्थना, आर्य देव की ज्ञान, आप इससे इसे कर सकते हैं। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न क्या है, प्रमुख किसान आंदोलन सुमेलित नहीं है। फड़के विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह 1917 किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। कहां पर, बिहार में, चंपारण में। महात्मा गांधी का भारत की धरती पर पहला सत्याग्रह, जिसके लिए महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। किसने बुलाया, राजकुमार शुक्ला जी ने बुलाया था। उसके बाद अवध बिजौलिया विद्रोह, बिजौलिया विद्रोह जो कि 1913 में हुआ था। कहां पर हुआ था, मेवाड़ में हुआ। तो मेवाड़ कहां पड़ता है, मेवाड़ पड़ता है, मेवाड़ पड़ता है, जी हां सबको पता है, मेवाड़ राजस्थान में, राजस्थान में हुआ था। बिजौलिया विद्रोह के जो नेता थे, दरअसल बिजौलिया विद्रोह हुआ क्यों था, वहां का राजा था जिसका नाम था महाराणा। ये अपने को महाराणा प्रताप का वंशज बताता था, लेकिन इसके कार्य बड़ा ही जो है विचित्र थे। महाराणा फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह जो है उन दिनों किसानों पर 84 प्रकार का 84 टाइप का जो है कर लगाया था। 84 टाइप का जो है टैक्स उनसे लिया जाता था किसानों को। अनपढ़ गवार किसान जो थे वो समझ ही नहीं पाते थे कि कितना हम दे दिए हैं, कितना अभी जो है देना है। और उसके जो है चक्कर में किसानों से, गरीब मजदूर लोगों से बेगारी कराई जाती थी कि अगर आप अपना टैक्स जो है नहीं दे पा रहे हैं तो आप महाराज यानी फतेह सिंह के खेतों पर उन जाकर के और उन लोगों से बेगारी कराई जाती थी। बेगारी का मतलब दिन भर काम किया जाता था, उसके लिए कोई मजदूरी नहीं, इवन दैट पानी तक जो है नहीं दिया जाता था पीने के लिए, वो बेगारी थी। और इसी को लेकर के विद्रोह सबसे पहले जिस व्यक्ति ने किया उनका नाम था साधु सीताराम। क्या नाम था, साधु सीताराम। हिंदुस्तान की धरती वो धरती है जहां पर सिर्फ साधु सन्यासियों ने शांति मार्ग में मार्गदर्शन नहीं किया, बल्कि जब जरूरत पड़ी तो वो क्रांति के द्वारा भी शांति स्थापित करने का प्रयास किया। सन्यासी विद्रोह इसका जीता जागता उदाहरण है। मैंने पढ़ाया तो बताया कि सन्यासी विद्रोह यानी हिंदुस्तान की धरती पर सबसे पहले गोरी हुकूमत के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ बिगुल बजाया तो किसने, सन्यासियों ने। तो साधु सीताराम और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ब्रह्मदेव। ये दोनों सन्यासी थे। ये दोनों लोगों ने सबसे पहले किसानों को संगठित करके और बिजौलिया जो जगह थी मेवाड़ में, वहां के शासक के खिलाफ, फतेह सिंह के खिलाफ जो है इन्होंने विद्रोह क्रांति करा दी। हालांकि उससे पहले उन लोगों ने फतेह सिंह को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसने कहा कि मेवाड़ हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। और जब मुगल
सल्तनत के समय जब मेवाड़ समझौता नहीं किया तो अब तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन वो दौर कुछ और दौर था, ये दौर कुछ और दौर था। अपने ही लोगों का ये शोषण कर रहा था इंसान। अगतो गत्वा इन क्षेत्रों में बिजौलिया आंदोलन जो 1913 चल रहा था, 1913 का जो बिजौलिया आंदोलन, और ये चला कब तक था? ये चला था वर्ष 1942 तक। महात्मा गांधी जी का भी 1915 में आगमन हो गया था। महात्मा गांधी जी ने भी मेवाड़ के शासक से कई बार जो है इस संदर्भ में बात किया था, लेकिन गांधी जी मेवाड़ के शासक के प्रति जो है ज्यादा वफादार रह गए थे। यही वजह था कि इस आंदोलन का जो उन दिनों नेतृत्व कर रहा था एक बुलंद शहर का, बुलंद इरादों का जो है एक व्यक्ति जिसका नाम था भूप सिंह गुज्जर। और भूप सिंह गुज्जर जिन्होंने अपना नाम जो है विजय सिंह पथिक रखा था। विजय सिंह पथिक, पथिक के नाम से जो है वो साहित्यिक रचना करते थे। उत्तर प्रदेश का जिला है बुलंद सिंह, वहीं के रहने वाले थे विजय सिंह पथिक। आपसे पूछे बिजौलिया आंदोलन को जो है सबसे अधिक अगर जो है उग्र बनाया जिस व्यक्ति ने, वो थे विजय सिंह पथिक। और इनको यहां पर भेजने का काम किया था जिस व्यक्ति ने, उनका नाम था सचिंद्र सान्याल, जो कि कानपुर में और राज बिहारी बोस, इन दोनों लोगों के द्वारा इनको यहां भेजा गया था। कहा जाता है कि भूप सिंह गुज्जर पहली बार इनको गिरफ्तार किया गया, जेल में रखा गया, जेल से फरार हो गए। दूसरी बार फिर इस आंदोलन से जुड़े, तब अपना नाम विजय सिंह पथिक कर लिया था। बुलंदशहर के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के रहने वाले ये व्यक्ति थे और इन्होंने ही इस आंदोलन को तब तक चलाया जब तक कि ये जो है समाप्त नहीं हुआ। यानी 1942 के बाद अंततोगत्वा ब्रिटिश हुकूमत इसमें इंटरफेयर किया और तब जाकर के जो है मामला शांत हुआ। बहरहाल ये बिजौलिया आंदोलन था। अवध किसान आंदोलन कब से कब तक था, कहां हुआ था? तो अवध किसान आंदोलन का नेतृत्व फिजी की धरती से भारत की धरती पर आए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बाबा रामचंद्र। क्या नाम था? बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र के द्वारा वर्ष 1920 में एक संगठन की स्थापना की गई और उसका नाम दिया गया था अवध किसान सभा। अवध किसान सभा वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जिला है प्रतापगढ़। कुछ दिन मेरी भी कर्मभूमि रही थी प्रतापगढ़, जो आंवला के लिए जो है जाना जाता है। उसी प्रतापगढ़ में इन्होंने अवध किसान आंदोलन का जो है बिगुल बजाया और जमींदारी प्रथा के खिलाफ जो है किसानों को संगठित किया था। तो पहला विकल्प भी सही है, पहला विकल्प जो है सही है ना। पहला पर तो मैंने चर्चा ही नहीं किया, ये दोनों जो है सही है। अभी यहां तक तो पहुंचे ही नहीं। फड़के विद्रोह, ये कहां है भड़के? दरअसल उन दिनों एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था क्या, बलवंत राव फड़के। और उन दिनों ये जमींदारों पर ऐसे भड़के कि वेस्टर्न घाट में जो रामोसी जनजातियां थीं, रामोसी जनजातियों को, किसको? रामोसी जनजाति। आपको मैंने रामोसी विद्रोह जो है पढ़ाया भी था और उस रामोसी विद्रोह में मैंने आप लोगों से बताया था कि जो रामोसी विद्रोह हुआ था, रामोसी विद्रोह कुछ ज्यादा विद्रोह नहीं हो गया, रामोसी विद्रोह जो हुआ वेस्टर्न घाट में हुआ था। वेस्टर्न घाट में रामोसी विद्रोह हुआ। तुम काहे विद्रोह कर रहे हो? क्या खता हो गई मुझसे? रामोसी विद्रोह, बलवंत राव फड़के के नाम पर ये पेन भी भड़क जा रही है। इन्होंने रामोसी जनजातियों को इकट्ठा किया और हिंदू साम्राज्य को स्थापित करने का जो है इन्होंने नारा दिया था। हिंदू राज्य स्थापित करने का नारा दिया और यही विद्रोह आगे चल करके, हालांकि तब तक चला जब तक बलवंत राव फड़के जो है गिरफ्तार नहीं हुए। कौन सुमेलित नहीं है? पहला सुमेलित नहीं है, क्योंकि बाकी सब किसान आंदोलन है। फड़के विद्रोह का किसानों से लेना देना नहीं था और किसानों को मिला करके इन्होंने संगठन बनाया जरूर, लेकिन किसानों की गतिविधियों से नहीं, बल्कि यहां पर ब्रिटिश हुकूमत को समाप्त करके अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया था।
अगला प्रश्न देखें, मुंगेर का बहरिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति या वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। मुंगेर का बहरिया ताल, मुंगेर है कहां पर? कहां पर? बिशनपुरा में ना, बिहार का जिला है, बिहार का जिला है मुंगेर। और मैंने पढ़ाया तो आपको बताया कि यही मुंगेर जहां पर कभी मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। मुंगेर जो कि 1857 की क्रांति में वो क्षेत्र था बिहार का जिन्होंने कि अंग्रेजों का साथ दिया, यानी क्रांति में क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। यहां पर बहरिया ताल एक जगह है। ताल का मतलब आप लोग जो है समझ रहे होंगे, ऐसी जो है भूमि जहां पर वर्ष के कुछ महीनों जो है हमेशा पानी भरा रहता है, उस ऐसे खाल खेत को ताल कहा जाता है। और यहां पर दरअसल बिहार में उन दिनों 3 तरह की भूमि थी। एक भूमि थी जिसका नाम था जो है बकास्त भूमि। बकास्त भूमि ये वो भूमि थी जहां प्रतिवर्ष इस पर जो है प्रतिवर्ष इसकी बोली लगाई जाती थी, और जो सबसे अधिक बोली लगाता था जमींदारों के द्वारा उस जमीन को उसी को दे दिया जाता था। और सेठ साहूकार उन दिनों के जो थे जिनके पास पैसा था वो अधिक बोली लगा करके उस जमीन को ले लेते थे और खुद खेती नहीं करते थे। फिर उस जमीन को ऐसे गरीब किसानों को जो है दे देते थे जो खाने खाने दाने दाने को परेशान है, तो उनको जमीन भी दे देते थे कि तुम इस पर खेती करो, और पैसा नहीं है तो हमसे कर्जा लो। और एक बार जो है इन लोगों के कर्जे के दलदल में जो फंसता था चक्रव्यूह में, तो न जाने कितनी पीढ़ियां साफ हो जाती थी, वो कर्जे से बाहर नहीं निकल पाता था। अब वर्ष के कुछ वर्ष भर में जो है कुछ समय तक उसमें पानी भरा है, उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, बाढ़ से परेशान है, तो कुछ नहीं हो रहा है, तो किसान कहां से लगान देगा? लेकिन कर्ज माफ का तो कोई सवाल ही नहीं था। इसलिए इस बकास्त भूमि को लेकर के जो है किसानों का आंदोलन हुआ और इन्होंने इसकी वापसी की जो है मांग की। एक भूमि थी उस समय जिसको रैयत भूमि कहते थे। रैयत भूमि वो भूमि थी जिस पर किसानों का स्वामित्व था, उनका अधिकार था, लेकिन ये वो भूमि थी जो कि कृषि कार्य के लिए बिल्कुल बेकार थी, वो किसानों के हवाले थी। एक भूमि जिसको कहा जाता था क्या, जस्ती भूमि। जस्ती भूमि वो भूमि थी जिस पर जमींदारों का अधिकार हुआ करता था, और इन जमींदारों के द्वारा जो सबसे अच्छी भूमि होती थी, जहां की उर्वरा शक्ति सबसे अधिक हो, फर्टिलाइजर पावर सबसे अधिक हो, जहां बाढ़ का कोई खतरा नहीं हो, डूबने का कोई भय नहीं हो, उन क्षेत्र को जमींदार अपने पास रखते थे। सबसे बकवास जो जमीन होती थी किसानों को रैयत के रूप में जो है दिया जाता था। बकास्त भूमि वो भूमि थी जो कि हर साल जो बोली लगाई जाती थी, और उस दलदल में एक बार आदमी जो फंस जाता था, अब उससे निकलना जो है उसको मुश्किल हो जाता था। मुंगेर का जो बहरिया ताल ये आंदोलन था, बकास्त भूमि की वापसी को लेकर के ही जो है ये बवाल हुआ था, और इसका नेतृत्व किया था जिस व्यक्ति ने, उनका नाम था यदुनंदन शर्मा थे। इसके अलावा जो सबसे अधिक पूछता है राहुल सांकृत्यायन थे, जो कि हिंदी के बड़े विद्वान व्यक्ति भी रहे थे। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज भी जो है इस आंदोलन से जुड़े रहे। स्वामी श्रद्धा जी नंद महाराज, जिनको आगे चल करके मैं पढ़ाऊंगा कि आगे चल करके गोली मार करके इनकी हत्या करती जाती है। तो इस तरह से जो है दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा, दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? जी हाँ, दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। और अगर आपसे ये पूछे कि मुंगेर का बहरिया ताल जो आंदोलन हुआ था, मुंगेर का बहरिया ताल आंदोलन कब हुआ था, क्यों हुआ था, ये तो मैंने अभी आप लोगों से अभी बताया था। अभी आप लोगों से मैंने इसके संदर्भ में जो है चर्चा किया, लेकिन बहरिया ताल आंदोलन जो है हुआ कब? 1839 में। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रमुख किसान आंदोलन सुमेलित नहीं है। इस आज के क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन ही पढ़ रहे हैं। जैसे पिछले क्लास में जनजातीय आंदोलन पढ़े, उससे पहले क्लास में मजदूर आंदोलन जो है पढ़े, उससे पहले आप लोगों को एक जानकारी सुबह
पर डे 6 बजे मैं जीएस की क्लास लेकर के उपस्थित होता हूं। हालांकि उसमें जो है मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को अभी करंट अफेयर की क्लास सॉरी करंट अफेयर की क्लास में उपस्थित होता हूं और उसमें टॉपिक वाइज जो है करंट अफेयर आप लोगों को करा रहा हूं। और आप सबसे निवेदन है कि आप सब सुबह की क्लास को भी जो है अधिक से अधिक अपना स्नेह और समर्थन जो है प्रदान करें। प्रमुख किसान आंदोलन सुमेलित नहीं है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में महात्मा गांधी का किसानों के समर्थन में यह दूसरा आंदोलन था। किसानों के समर्थन में दूसरा आंदोलन खेड़ा आंदोलन था और यहां पर लगान को लेकर के मामला था। महात्मा गांधी के इंटरफेयर करने से अंततोगत्वा यह मामला सॉल्व हुआ था। एका आंदोलन उत्तर प्रदेश की धरती पर लखनऊ का आज एक जिला है जिसका नाम सीतापुर के आसपास के क्षेत्रों में यादव और पासी जाति के लोगों के द्वारा जो आंदोलन किया गया, इसीलिए एका आंदोलन को एका कृषक आंदोलन या यादव पासी आंदोलन के नाम से जाना गया था। बारदौली सत्याग्रह 1928 में, ये भी अब ये जगह गुजरात में पड़ती है, उन दिनों बॉम्बे में पड़ता था। ये भी जगह जो है अब उत्तर प्रदेश में पड़ती है। उत्तर प्रदेश ये जगह जो है गुजरात में बारदौली सत्याग्रह जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। मैंने बताया अभी पीछे कि इसी आंदोलन की सफलता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हुए और इस आंदोलन की सफलता के बाद महात्मा गांधी ने बारदौली की कृषक महिलाओं की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान किया था। बारदौली सत्याग्रह गुजरात में 1928 में हुआ था। साइमन कमीशन के जो है विरोध में यह शुरुआत हुई, लेकिन अगला बर्खास्त आंदोलन जो कि 1938-39 में मैंने अभी बताया था पिछले भी जो है अभी को उसमें प्रश्न में कि 1939 में 38-39 में ये आंदोलन बिहार में हुआ था। तो कह रहा कौन सुमेलित नहीं है? अंतिम विकल्प सही होगा क्योंकि सभी सुमेलित हैं इसमें। आगे बढ़िए। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? न्यायमूर्ति रनाडे ने ना, गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले, बिल्कुल नहीं। तब कौन? वासुदेव बलवंत फड़के। मैं बताया था कि 1879 में ये भड़के थे और रामोसी और कृषक लोगों को लेकर के इन्होंने जत्था बनाया और हिंदू राज्य की स्थापना का नारा दिया था। हिंदू राज्य की स्थापना। हालांकि अपने मकसद में बहुत हद तक कामयाब नहीं हुए। इनको उस समय निजाम, कहां का निजाम? हैदराबाद का जो निजाम था बलवंत राय, इनको वासुदेव बलवंत फड़के को पत्र लिख करके भेजा था कि मित्र, और उसने मित्र लिख दिया। ये इमोशनल हो गई। इनको नहीं पता था कि कुछ लोग मित्र के रूप में भी बड़े विचित्र होते हैं, और उन्होंने कहा मित्र मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं और हम भी यही चाहता हूं कि हिंदुस्तान की धरती से पश्चिमी लोगों को हटा दिया जाए। ये पहुंच गए उनसे मिलने के लिए और धोखे से उसी व्यक्ति ने इनको पकड़वा दिया था। यह बात इसलिए बता रहा हूं कि आपसे पूछा जाता है कि हैदराबाद के निजाम के द्वारा किस क्रांतिकारी को धोखे से गिरफ्तार करा दिया गया था, तो वही थे वासुदेव बलवंत फड़के। गिरफ्तार हुए, मृत्युदंड की सजा मिल गई और उसके बाद से ये फड़के आंदोलन समाप्त हुआ था। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? तीसरा विकल्प। ज्योतिबा फूले अभी बताया, गुलामगिरी जिन्होंने पुस्तक लिखी थी, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था, यह पुस्तक लिखी उन्होंने 1872 में और सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था। किसका? सर्वेंट ऑफ इंडिया नामक संगठन की स्थापना किया गया और इन्हें वर्ष 1905 के वाराणसी यानी बनारस के कांग्रेस अधिवेशन में इन्हें विपक्ष का नेता का दर्जा दिया गया था। न्यायमूर्ति रनाडे जिन्होंने दक्कन
किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और दक्कन किसान आंदोलन का नेतृत्व किया इन्होंने पूना सार्वजनिक महासभा की स्थापना किया था। महासभा की स्थापना किया कब? 1897 में। दिए हुए प्रश्न का जो तीसरा विकल्प है, आगे देखें, प्रमुख किसान आंदोलन सुमेलित नहीं है। जितने भी किसान आंदोलन हैं सब आज जो है इस क्लास में हम लोग ऐसी की तैसी कर देंगे। तेलंगाना किसान आंदोलन जो कि 1946 से लेकर के और वर्ष 1951 में हुआ था। तेलंगाना किसान आंदोलन, तेभागा किसान आंदोलन, इसको भी मैंने आप लोगों से पिछले क्लास में जो है चर्चा किया था। बहरहाल यहां पर भी मैं चर्चा कर देता हूं शुरू से। बरली विद्रोह 1945, ये क्या था? मुंबई में बम्बई से कुछ दूरी पर शहर से कुछ दूर पर नीच जाति के लोगों की एक बस्ती थी और वहां की मराठी भाषा में उन लोगों को वर्ली कहा जाता था। आज भी बॉम्बे में ये जगह है। ये वो लोग थे जो कि बड़े घरों में साफ सफाई करके अपनी जिंदगी का गुजर बसर जो है करते थे। लेकिन जब इनकी भूमि पर वहां के जमींदार लोगों के द्वारा जब जबरदस्ती कब्जा किया गया तो एक महिला जिनका नाम था जो है क्या? गोदावरी। क्या नाम था? गोदावरी। इनका पूरा नाम संभवतः गोदावरी, इनका पूरा नाम जो है गोदावरी पर लेकर था शायद, कि पुरु लेकर था। और इनके नेतृत्व में इन आंदोलन हुआ, लेकिन इनका बड़ा बेरहमी से जो है इस आंदोलन को बिल्कुल कुचल दिया गया। इनकी बस्तियों को में जो है आग लगा दी गई, कितने लोगों को जिंदा उसी में जो है फूंक दिया गया। बहरहाल इसे बरली विद्रोह के नाम से जाना गया। 1945 में यह आंदोलन हुआ, तब जब हिंदुस्तान बिल्कुल आजाद होने के कगार पर जो है खड़ा था। हम लोग ब्रिटिश लोगों के खिलाफ जो है बार बार आवाज उठा रहे थे, लेकिन उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों के साथ अभी भी उनका व्यवहार वही था और कामोबेश कुछ क्षेत्रों में आज भी वही है। हिंदुस्तान की बर्बादी का यह भी एक जो है कारण था कि हिंदुस्तान को जातिगत व्यवस्था में बांध दिया गया था। अगला पॉइंट जो है तेलंगाना आंदोलन नहीं, यह वायलार विद्रोह। यह वायलार विद्रोह कहां पर हुआ? केरल में हुआ था। केरल में हुआ था और यहां पर मजदूर कृषकों के द्वारा किया गया था। मजदूर कृषक वो थे जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी, लेकिन उन दिनों के उच्च वर्ग के लोग जो जमींदार थे अपने खेतों पर इनसे जबरदस्ती खेती करवाते थे, काम करवाते थे, देते कुछ नहीं थे। अगर ये ना कह दें, काम करने से इनकार कर दें, तो ऐसे जमींदारों के पास लठैत होते थे, यानी उनके अपने गुंडे होते थे और उन लठैतों के द्वारा इन लोगों पर जुर्म जो है ढाया जाता था। यह जो आंदोलन हुआ उसे पुण्यप्रभा एवं वायलार विद्रोह के नाम से जाना गया। तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था। मैंने बताया था आप लोगों से तेभागा आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो कंपन राम सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और यहां पर जो बटाई वाला जो है सिस्टम था, इसीलिए इसको बटाई आंदोलन कहा जाता है। यानी जिसकी जमीन है उस पर किसान खेती करता था, लेकिन 50% खेत के मालिक और 50% खेती करने वाला, उसमें जो है अनाज बांट दिए जाते थे। यहाँ के लोगों ने इसके खिलाफ जो है आंदोलन किया और कहा कि नहीं, इसको 3 भाग जो है कर दो, यानी 1/3 जो है किसको कौन लेगा? तो 1/3 हिस्सा किसके पास जाएगा? तो किसान के पास जाएगा जिसकी जो है जमीन है। और शेष हिस्सा जो है किसके पास रहेगा? तो शेष हिस्सा, जी हाँ बिल्कुल, 2/3 भाग पर किसान यानी जो खेती करेगा उसके पास जाएगा। यही जो है तेभागा आंदोलन के नाम से जाना गया था। तेलंगाना आंदोलन जो कि आजादी से जस्ट जो है कुछ समय पहले हुआ था और 1946 से लेकर के 1951 तक चला था। तेभागा आंदोलन के बाद, ये तो बंगाल में हुआ था, ध्यान रखेंगे, आजादी के बाद ये व्यवस्था जो है समाप्त कर दी गई। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इनकी कहानी थोड़ी सी अलग है। तेलंगाना वर्तमान में
जाहिर सी बात है, अब भारत का एक राज्य है, भारत का 29वां राज्य, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। तब हैदराबाद के अंतर्गत ही जो है तेलंगाना का क्षेत्र जो है आया करता था। यहाँ का जो नवाब था जिसका नाम था उस्मान अली खां, उस्मान अली खां, इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। उस्मान अली खां यहाँ के जो है 7वां नवाब थे और यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या जो थी वो हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों की थी और वो जो है लगभग 96% के आसपास थी। और सबसे ज्यादा गरीब भी थे तो हिंदू वर्ग के लोग थे। तो जाहिर सी बात थी जो 4% जो अमीर लोग थे वो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग थे और उनके यहाँ ये लोग बेगारी करने के लिए विवश थे। बेगारी यानी जो है बिना मजदूरी की काम करने के लिए विवश थे। जो अत्याचार होता था वो जो है अलग होता था। कमरैया एक व्यक्ति थे, कमरैया, इन्होंने ही सबसे पहले जो है यहां पर आंदोलन किया, यहां आंदोलन किया और इसलिए वो आंदोलन हुआ कि कमरैया ने इस आंदोलन के पीछे जो है एक उसके पीछे भी कहानी थी। उन दिनों के जमींदारों के खेतों पर काम करने वाली जो है एक मजदूर बालिका की मौत हो गई, उसके पीछे जो है इन जमींदारों के लठैत जो है जिम्मेदार थे, जिसके बलात्कार की वजह से मौत हो गई। तो यहां पर विद्रोह इसीलिए भड़का था। कमरैया पुलिस के जो है लाठीचार्ज में मार दिए गए क्योंकि तेलंगाना आंदोलन जो उस समय अब देश जो है आजादी के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा था। 1947 में आजादी मिल भी गई तो यहां का जो नवाब था उस्मान अली ने कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे, क्योंकि उन दिनों लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत जब देश को आजादी मिली थी तो हिंदू वर्ग के लोगों के लिए हिंदुस्तान, इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के लिए पाकिस्तान, जो चाहे वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। 562 भारत बनने को लिए तब तैयार था। उसमें से एक हैदराबाद भी था। हैदराबाद का नवाब जिसका नाम उस्मान अली था और उस्मान अली, अब ये जो आंदोलन जो है कृषक आंदोलन था, आगे चल करके राजनीतिक आंदोलन में इसलिए बदल गया कि यहाँ के जो हिंदू वर्ग के लोग थे वो खुश थे कि अब देश आजाद हो गया, हम लोग भारत के जो है साथ हो जाएंगे। यहां पर उस्मान अली और उसके लोगों का जो है अब दंश नहीं झेलना पड़ेगा और उस्मान अली कह रहा था कि नहीं जो है हम अलग देश के रूप में रहेंगे, हैदराबाद एक देश होगा। इस पर दबाव बढ़ा तो ये कहा कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे और इसीलिए आजादी के बाद सबसे ज्यादा जो है लंबा ये संघर्ष चला और सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर यहां पर कृषक लोगों की जो है हत्या की गई। और अंततोगत्वा वो शुभ घड़ी आई जब जो है भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में उनके आदेश पर ऑपरेशन पोलो चलाया गया। कौन सा ऑपरेशन पोलो? और इनसे बोला गया उस्मान अली से कि अब बोलो। ऑपरेशन पोलो, इसका पोलो खेल से कोई लेना देना नहीं था। दरअसल उन दिनों हैदराबाद में दुनिया में सबसे अधिक पोलो खेल के मैदान थे, पोलो, और इसीलिए यहां ऑपरेशन पोलो चलाया गया सितंबर 1948 में। और उसके बाद इस पूरे के पूरे जो है हैदराबाद के क्षेत्र पर भारत का अधिकार हुआ और इस तरह से जो है तेलंगाना आंदोलन जो है खत्म हुआ। और ये अपने मांगों को लेकर के तब तक ये यहाँ के किसान वो करते रहे जब तक कि 1948 के बाद से जो है जमींदारी प्रथा को जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत जो है समाप्त नहीं कर दिया गया था। तो यह भी विकल्प सही है। और ओवरऑल दिए हुए प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सा प्रमुख किसान आंदोलन सुमेलित नहीं है? तो ये तो शब्द के शब्द बिल्कुल, ओ माय गॉड, वर्ली यहां पर दिया है, यह किसानों से संबंधित नहीं था। वर्ली विद्रोह जो है किसानों से संबंधित नहीं था, इसीलिए जो है यही आंसर होगा। आगे देखते हैं। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? हालांकि इसका तो यहां पर कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किया था M.N. राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? M.N. राय के द्वारा किया गया था, जिनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ राय।
मानवेंद्र नाथ राय। हालांकि इनका वास्तविक जो नाम था, इनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। और ये कभी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, उधर राजनीतिक संगठनों को तो बताऊंगा कि 1920 में इन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना मॉस्को में जो है किया था। भारत के साथ साथ भारत के बाहर भी जो है ये राजनीतिक गतिविधियों में बड़ा संलग्न रहे थे। कौन? नगेंद्र नाथ भट्टाचार्य, जिनको कि एम.एन. राय के नाम से, मानवेंद्र नाथ राय के नाम से जो है जाना जाता रहा है। 1940 में इन्होंने ही रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किया। कांग्रेस की नीतियों से जो है ये कभी खुश नहीं थे। सोमेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के ये पुत्र थे, यानी कह सकते हो उनके पोते थे। और उन्होंने 1942 में किसान हिंदुस्तान भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना किया था। सचिंद्रनाथ सान्याल, जिन्होंने कि HRA की स्थापना किया। और कब? 1924 में। HRA का मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। सचिंद्रनाथ सान्याल के साथ इस काम में उन दिनों चंद्रशेखर आजाद, इसके अलावा ये राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग भी जो है इन्वॉल्व थे। इसी संगठन ने आगे चल करके 1925 में काकोरी की घटना को अंजाम देगा। ये क्रांतिकारी संगठन थे। हालांकि यहां पर इसको नहीं होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, तो मैंने बता दिया। दिए हुए प्रश्न का जो है दूसरा विकल्प सही है। इन पर विस्तृत चर्चा वहां चल करके क्रांतिकारी आंदोलनों के समय में किया जाएगा। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश में, ना मध्य प्रदेश। ओह माय गॉड। दरअसल ये जब प्रश्न पूछा था तो उस समय इसका सही आंसर आंध्र प्रदेश था, लेकिन अब एक और विकल्प बना दीजिए और यहां पर लिख दीजिए क्या? तेलंगाना। क्योंकि भूदान आंदोलन जो है तेलंगाना में हुआ। और किसके द्वारा भूदान आंदोलन किया गया? तो ये आंदोलन किया गया था किस व्यक्ति के द्वारा? जिस व्यक्ति ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किया था, उनको भारत में सबसे पहले एशिया का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और विनोबा भावे की मैं बात कर रहा हूं। अगर पूछा जाए कि भूदान आंदोलन किसने किया था, तो आप कहेंगे विनोबा भावे के द्वारा किया गया। विनोबा भावे के द्वारा जो है किया गया, विनोबा भावे। और विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की। उसके पीछे उद्देश्य क्या था? उन दिनों 1% लोगों के हाथ में हिंदुस्तान का 99% जमीन जो है उनके हाथों में थी। जमींदारी प्रथा ने, अंग्रेजों के द्वारा जो जमींदारी प्रथा चलाई गई थी, उसी प्रथा का देन था कि भारत में भूमिहीनों की जो है संख्या हद तक बढ़ गई थी। एक व्यक्ति के पास इतनी जमीन थी कि उसका कोई हिसाब नहीं। और कुछ ऐसे लोग थे जिनको रहने के लिए जो है, अपने सर छुपाने के लिए, घर बनाने के लिए भी जो है जमीन नहीं थी। ऐसे भूमिहीन मजदूर लोगों को अपने जमीन पर ऐसे जमींदारों के द्वारा पनाह दिया जाता था, आवासीय व्यवस्था दी जाती थी, और उसके एवज में उनका तमाम तरीके से जो है शोषण किया जाता था। आर्थिक, धार्मिक, शारीरिक, हर तरह का शोषण होता था। इसलिए विनोबा भावे के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया कि धन बल, बाहुबल के दम पर, कानून के दम पर जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो रहा है। अच्छी बात है। जमींदारी प्रथा उन्मूलन जब आया हिंदुस्तान में, तो उसका बहुत जो है जबरदस्त विरोध हुआ था। इन्होंने, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया। और इनको पहला भूदान बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहला भूदान जो मिला भी तो 11 अप्रैल वर्ष 1951 में कहां पर मिला था? पोचमपल्ली में मिला था। पोचमपल्ली करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं तो उसमें बताया आप लोगों को कि पोचमपल्ली भारत का पहला गांव है जिसको कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत का पहला जो है टूरिज्म विलेज का दर्जा प्रदान किया। और यहीं पर इनको पहला जो है जमीन, भूखंड मिला, दान में मिला। मजे की बात थी कि ये जमीन दिया भी किसने था?
वही उस्मान अली खां को अब इस समय तक जो है इस बात का एहसास हो गया था कि अब न मैं अलग देश के रूप में रह सकता हूं भारत में, और नहीं अब जो है पाकिस्तान के साथ इसका विलय हो सकता है। इसीलिए इन जमीनों पर अभी भी, हालांकि भारत में इसका विलय करने का अनाउंसमेंट कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी उस्मान अली के पास जो है उसकी जो है वहां बहुत अधिक जमीन थी, और उसी ने विनोबा भावे को जो है यहां पर पोचमपल्ली गांव में जमीन दे दिया। तो आपसे पूछा जाएगा भूदान आंदोलन का जो है पहला भूखंड दान में विनोबा भावे को कहां मिला था? पोचमपल्ली में। किसने दिया था? उस्मान अली खां के द्वारा जो है दिया गया, और सबसे अधिक जो है ये दान इसी ने कर दिया, 1400 एकड़ जमीन। बहुत बड़ा भूखंड होता है। ये सोचा कि जब अपना नहीं हो सकता है, अब ये क्षेत्र जा रहा है भारत के हिस्से में, तो यही सही। और इस तरह से ये कहानी जो भूदान आंदोलन शुरू हुआ, भूदान आंदोलन की वजह से विनोबा भावे का कद उन दिनों बहुत बढ़ा, और उसका नतीजा था कि जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव जैसे लोग भी इस आंदोलन से जो है जुड़े। 1960 आते आते ये आंदोलन भूदान आंदोलन से ग्रामोदय आंदोलन में बदल गया, या कह लें ग्राम दान आंदोलन में बदल गया। अब गांव के गांव ही जो है दान कर दिए जाते थे, ग्राम दान आंदोलन के रूप में जो है बदल गया। लेकिन इसी कार्य के लिए विनोबा भावे को वर्ष 1958 में फिलीपींस की सरकार के द्वारा जो प्रतिवर्ष रामन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, इनको पुरस्कार भारत में सबसे पहले इसी कार्य के लिए विनोबा भावे को प्राप्त हुआ था। रामन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अब दिए हुए प्रश्न में के अनुसार वर्तमान समय में यह प्रश्न पूछा जाएगा तो ऑप्शन में आपको तेलंगाना जो है जरूर मिलेगा, और नहीं तो पोचमपल्ली लिखेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है हम लोग करते हैं अवलोकन। वर्धा आश्रम में विनोबा भावे महात्मा गांधी जी के साथ भी कुछ समय तक रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी जी के ब्रह्म के प्रयोग की घटना से वो भी बहुत आहत थे, और उन्होंने भी बाद में अपने रास्ते अलग कर लिए थे। हालांकि महात्मा गांधी जी पर आजादी के बाद तो बड़ा जल्दी नाथूराम गोडसे की कृपा हो गई थी। बहरहाल हमारी संस्था के द्वारा ये आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज है, बार बार बताता हूं कि इसका अधिक से अधिक आप फायदा उठाएं। अगला प्रश्न देखें, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान महासभा का अधिवेशन हुआ था? वो जगह कौन थी जहां अखिल भारतीय किसान महासभा का अधिवेशन हुआ था? जी, ये अधिवेशन कब हुआ था? अप्रैल 1936 में। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आप कहेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है गाजीपुर, और गाजीपुर में ही इनका जन्म हुआ था। जो लोग गाजीपुर से अगर जो है जुड़े होंगे इस क्लास में, तो आज भी गाजीपुर शहर के अंदर स्वामी सहजानंद डिग्री कॉलेज इन्हीं के नाम पर स्थापित किया गया था। गंगा उस पार जो है देवा गांव में जहां इनका जन्म हुआ था। और बाद के दिनों में ये एक सन्यासी हुए, और किसान आंदोलन में किसानों को लेकर के जो है उनकी सेवा में जो है पूरी जीवन अपना बिता दिया। स्वामी सहजानंद के द्वारा ही 1929 में बिहार में बिहार किसान सभा की स्थापना किया गया था। बिहार किसान सभा की स्थापना किया गया था, और इन्हीं के प्रयासों से उन दिनों अवध किसान सभा जो बाबा रामचंद्र ने स्थापित किया था, कृषक प्रजा पार्टी, आंध्र कृषक सभा, उत्कल कृषक सभा, जो विभिन्न क्षेत्रों में किसानों के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए ये जो संस्थाएं काम कर रही थी, इन सबको मिलाया गया और उसी को अखिल भारतीय किसान सभा के नाम से जाना गया, जिसकी अध्यक्षता स्वयं किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इसके महासचिव बनाए गए थे कौन? इसके महासचिव बनाए गए थे कौन? NG रंगा। और यही NG रंगा इसके जो महासचिव थे, रंगा महोदय के द्वारा 1938 में चल करके और प्रथम कृषक विद्यालय, प्रथम किसान विद्यालय
की स्थापना किया गया था। कहां पर? गुंटूर में। और गुंटूर कहां पड़ता है? गुंटूर पड़ता है अब आंध्र प्रदेश में, जिसका उद्देश्य किसानों को उनके अधिकारों से जो है परिचित कराना था। और इस आंदोलन के लोगों ने, इस अखिल भारतीय किसान महासभा के लोगों ने किसानों में ये जागरूकता फैलाई कि आप जब भी किसी भी जमींदार के यहां बेगारी ना करिए, यानी फ्री में मजदूरी मत करिए। उसको जब भी जो है लगान दिया जाए तो उसकी पर्ची जो है लिया जाए। और ऐसे तमाम जो है इन्होंने काम किया। इसका उद्देश्य ही था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, यानी जमींदारी प्रथा को समाप्त करना। यद्यपि कि स्वामी सहजानंद जी स्वयं जो है एक भूमिहार परिवार में जन्म लिए थे, इनके घर पे खुद ही जो है जमींदार परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन इनके घर पे जो गरीब लोगों के द्वारा जो कुछ भी होता था, ये इनके लिए उन दिनों इनके बस की बात नहीं थी। और यही वजह था कि उससे ये इतना आहत हुए कि सांसारिकता से इनका मोह ही भंग हो गया। कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन इनका जन्म हुआ था। हालांकि इनके जन्म के कुछ ही घंटों बाद इनकी माता का जो है देहावसान हुआ और बाद का जीवन जो है इन्होंने तपस्वियों का जीवन बिताया और जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? लखनऊ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह प्रदेश कौन सा था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? ये बाबा रामचंद्र जिनको कि कभी बंधक बना करके और अंग्रेज फिजी ले गए थे। वर्तमान में फिजी एक देश है और दुनिया का इकलौता देश है जहां पर हिंदी राष्ट्रभाषा है। भारत में हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं, राजकीय भाषा है, लेकिन हिंदी वहां पर ये राष्ट्रभाषा है। फिजी जिसकी राजधानी जो है शुआ है, अभी आपके प्रधानमंत्री जी वहां पर गए थे तो फिजी ने उनको अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भी जो है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्रदान किया था। करंट अफेयर की क्लास में इसको मैं सुबह पढ़ाया भी था। बाबा रामचंद्र यही जब उत्तर प्रदेश के वहां से वापस आते हैं तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ काफी शांतिमय जगह है प्रतापगढ़, और यहीं पर इन्होंने प्रतापगढ़ का एक गांव है, उस गांव का नाम है रूर, आज भी है। और इसी गांव में इन्होंने 1920 में एक संगठन की स्थापना किया और उसका नाम दिया था क्या? अवध किसान सभा। उससे पहले 2 साल पहले 1918 में इसी प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना, और उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना किया था जिस व्यक्ति ने, उनका नाम था, कई लोग इसके स्थापना में रहे थे, गौरी मिश्रा, मदन मोहन मालवीय, इवन दैट कि इसी सभा से सबसे पहले जो है जुड़े थे पंडित नेहरू जी, और उन्होंने, आज भी इलाहाबाद के करीब ही है प्रतापगढ़, और कृषकों की समस्याओं से जो है वो रूबरू होना शुरू हुए थे। दरअसल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? क्योंकि अवध आज का जो उस समय का जो अवध था उसी के अंतर्गत ये क्षेत्र जो है आया करते थे, इसलिए दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला। आगे देखिए, 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों का उनमें संबद्ध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। कुकी विद्रोह, ये तो जनजातीय विद्रोह था, लेकिन जब दिया है तो दिया है। कुकी जनजातियों के द्वारा मणिपुर और त्रिपुरा में, आज भी ये जनजातियां यहां पाई जाती हैं, मणिपुर और त्रिपुरा में उन दिनों जंगल कानून के खिलाफ जो आंदोलन किया गया उसी को कुकी विद्रोह के नाम से जाना गया। पढ़ाया भी था मैंने आप लोगों से। कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था और एक तरह का ये धार्मिक आंदोलन था। राम सिंह कुका के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? राम सिंह कुका के नेतृत्व में हुआ था। और ये आंदोलन वर्ष 1840 से लेकर के करीब 57 तक चलता रहा था। राम सिंह कुका, जिनको कि सिख धर्म के लोग गुरु गोविंद सिंह का दूसरा अवतार मानते थे, और इस आंदोलन का उद्देश्य था हिंदुस्तान की धरती पर, पंजाब की धरती पर फिर से सिख साम्राज्य की स्थापना करना। पवाना शब्द है। पवाना कृषक विद्रोह बंगाल में हुआ था
और ये 1873 से 76 के बीच चला था। केशव चंद्र राय, ईशान चंद्र राय, शंभूपाल जैसे लोगों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। बिरसा मुंडा विद्रोह बताने की जरूरत ही नहीं है। बिहार में भागलपुर के आसपास का क्षेत्र भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और इस तरह देखते हैं कौन विकल्प सही होगा। ए का चौथा तो ये नहीं होगा, बी का पहला, बी का पहला तो अब ये नहीं होगा, सी का कौन सा सही है, दूसरा, सी का दूसरा। एक मिनट, कुका विद्रोह यानी बी का पहला, बी का पहला यानी इसमें होगा, सी का ओ ये यहां है, इधर है, उत्तर इधर है, तेरा ध्यान किधर है। अगला देखिए, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे सर जमशेद जी, सर रुस्तम बहराम जी, नवल जी टाटा बहराम। यार ये शादी के समय सोहर क्यों गवा रहा है। कृषक आंदोलन से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं था। ये बहराम जी एम मालाबारी जो कि पारसी समुदाय के बड़े धर्म सुधारक थे, वहां पर पढ़ाऊंगा सामाजिक धार्मिक आंदोलनों को, तो वहां पर इसको बताऊंगा। बस यहां यही जान लीजिए कि अंतिम विकल्प सही है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। भारत में जब औद्योगिक विकास किया अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए, तो कृषक मजदूर जो थे यानी कृषि कार्य में संलग्न जो मजदूर थे, जहां सिर्फ बेगारी करनी थी, उनको अब दूसरे कंपनियों में रेलवे लाइन जब भारत में बिछाई जाने लगी तो जो है वहां पर काम करने का मौका मिला, तो वहां पैसा मिलता था। तो जाहिर सी बात थी कृषि कार्य से सबसे ज्यादा जो है पब्लिक इधर की तरफ भागी और वहां भी उनका शोषण होना शुरू हुआ। तो भारत की धरती पर वैसे तो मैं बताया था कि सबसे पहला जो बनाया गया था मजदूर संगठन, उसका नाम था श्रमजीवी क्लब। शशिनाथ के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1873 में किया गया था। 1899 में पहला हिंदुस्तान की धरती पर जो मजदूर हड़ताल हुई थी 1899 में, वो पेंसुला ग्रेटर इंडिया कंपनी के मजदूरों के द्वारा किया गया था। लेकिन आधुनिक तौर तरीकों से एक मजदूर संगठन की स्थापना सबसे पहले 1918 में मद्रास लेबर यूनियन के नाम से किया था। किसने? वीपी बार्डिया ने किया था। किसने? वीपी बार्डिया ने। जाहिर सी बात थी दक्षिण भारत में होगा। जबकि उसी समय 1918 में महात्मा गांधी जब अपना अहमदाबाद आंदोलन चला रहे थे, तो इन्होंने भी अहमदाबाद में मजदूर टेक्सटाइल यूनियन की स्थापना की। लेकिन विभिन्न हिस्सों में ये जो मजदूर संगठन स्थापित किए गए थे, ये सब के सब किसान जो आंदोलन इन्हीं को देख करके प्रभावित हुआ था। ये सारे मजदूर संगठन एक साथ मिल करके और उन दिनों बंबई में एक अधिवेशन, अपना संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और उस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं कौन? लाला लाजपत राय। और यहीं पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना की जाती है। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष और बाल गंगाधर तिलक उपाध्यक्ष बनाए गए। महिलाओं की अध्यक्षता किया था, ये भी उपाध्यक्ष बनाई गई थी एनी बेसेंट, दीनबंधु एंड्रूज या ऐसे दूसरे तमाम भारतीय इवन दैट की जो है अंग्रेज लोग भी इस मजदूर आंदोलन में मजदूरों के वेलफेयर के लिए इकट्ठा हुए थे। लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता किया था। लेकिन ये आंदोलन जो है बहुत दिन यह संगठन चल नहीं पाया, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग एक साथ एक दिशा में 4 लोग तभी तक चलते हैं जब तक कंधे पर कोई पांचवा होता है। जैसे ही वो कंधे से नीचे उतार दिया जाता है, फिर चारों लोग 4 दिशाओं में चल देते हैं। भारत के लोगों को उस समय, इस समय, किसी भी समय
और ये भारत के संदर्भ में नहीं, किसी भी देश के संदर्भ में सही है। भीड़ को एक साथ एक मत करना, जिंदा मेढकों को तौलना है। 4 को उठा करके जो है और तराजू के एक साइड पर रखेंगे, अभी उसको डंडी उठाएंगे नहीं, तब तक 3 कूद के भाग जाएंगे। उनको पकड़ने जाएंगे तब तक तो 1929 में यही जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस था, ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिसको एक्टक कहा जाता था, इसका अगला अधिवेशन जो है होता है कहां पर किया गया? तो इसका अगला अधिवेशन हुआ नागपुर में हुआ था। कहां पर? नागपुर में हुआ। अध्यक्ष बनाए गए कौन? जी हां, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था। जब यह अधिवेशन हो रहा था तो इस अधिवेशन के दौरान आप देख रहे हैं 1920 का वो दौर था जब हिंदुस्तान में महात्मा गांधी के द्वारा अपना असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। तो जाहिर सी बात थी इन मजदूर संगठनों ने इसका जो है साथ दिया था। लेकिन आगे चलते चलते जब ये वाला जो है दौर आया, 1929 का दौर आया, नागपुर में अधिवेशन हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष बनाए गए, तो उन्हीं दिनों वीवी गिरी और दूसरे कांग्रेसी नेताओं के नेतृत्व में यह संगठन टूट गया और इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस एक नया संगठन के रूप में अपने अस्तित्व में आया। 1931 आते आते जो है इस मजदूर संगठन का फिर एक बार विभाजन हुआ और धीरे धीरे इसी तरह जो है ये विभाजित हो गया था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे देखें हम लोग, सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? क्रांतिकारी साम्य दल और साम्यवादी दल। ये 1942 में स्थापित हुआ था। भारतीय बोल्शेविक दल, इसकी स्थापना किया था किसने? M.N. मजूमदार ने किया था। मजूमदार ने किया था। कब? 1939 में किया था। आगे बस दूसरा विकल्प इसका सही है। क्रांतिकारी संगठनों को पढ़ाऊंगा तो क्या साम्यवादी दल था, क्या कम्युनिस्ट थे, क्यों इनसे अलग थे, वहां पर चर्चा होगी। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष दैट अभी मैंने बताया स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? ये कब? अप्रैल 1936 में। कहां पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में हुआ। वहां पर जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे लोग भी उपस्थित रहे थे। स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी जो है उस आंदोलन में स्वामी सहजानंद का जो है समर्थन किया था। आगे देखें, किस किसान विद्रोह में जिहाद का नारा दिया गया? जिहाद का मतलब इस्लाम धर्म के लोगों के द्वारा आज भी जब तक जो है इस नाम को आप जो है सुनते हैं, जैसा कि आजकल इजराइल हमास का मामला जो चल रहा है, जिहाद इस्लाम धर्म के लोगों के द्वारा जब धर्म युद्ध का ऐलान किया जाता है, यानी अपने धर्म को बचाने के लिए दूसरे सभी अपने समुदाय के लोगों को इकट्ठा करने का आह्वान किया जाता है, उसे जिहाद कहते हैं। जिहाद का मतलब ही धर्म युद्ध होता है, धर्म युद्ध। और धर्म युद्ध का नारा किसने दिया था? जी हां, धर्म युद्ध का नारा जो है सैयद अलावी ने दिया था। सैयद अलावी के द्वारा जो है दिया गया था। और सैयद अलावी ने हालांकि आगे चल करके ये मोपला विद्रोह जो कि केरल के मालाबार तट में हुआ 1836 से लेकर के 54 तक हुआ और 1921 से 22 के दौर में हुआ, तो जिहाद का नारा दिया था किसने? अली मुसलीदार उसका नाम था। अली मुसलियार नाम था उसका, अली मुसलियार। इतना प्यारे प्यारे नाम भी है कि पहला विकल्प सही है। पवाना विद्रोह मैंने बताया था 1873 से 76 के बीच हुआ था। ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभूपाल के द्वारा बंगाल में ये विद्रोह हुआ था, नेतृत्व किया गया था। कहां पर? बंगाल में। बिजौलिया विद्रोह के बारे में अभी मैंने बताया 1913 से लेकर के और 1900 करीब 42-43 तक ये आंदोलन चला। विजय सिंह पथिक जिसका नेतृत्व किया था, किस जगह पर? मेवाड़ में।
और अब इस जगह को किस नाम से जानते हैं? राजस्थान। तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन उन दिनों मैंने बताया कि बंगाल में चलाया गया था और ये वो आंदोलन था जो कि 1946 में शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य था, जी हाँ, बटाई में जो 1/2 भाग और 1/3 भाग वाली कहानी थी। दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण किससे जो है जुड़ी हुई घटना थी? तो आप कहेंगे नील विद्रोह से जुड़ी हुई थी। नील विद्रोह मैंने शुरू में ही बताया कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ किसानों का पहला विद्रोह था और यह कब हुआ? 1859 में हुआ था। नील विद्रोह विश्वास बंधुओं के नेतृत्व में हुआ और उसको शब्द रूप जिस व्यक्ति ने दिया था उनका नाम था गंधर्व नारायण। क्या नाम था? गंधर्व नारायण। लेकिन उन दिनों अंग्रेजों के खिलाफ जो लोग लिखते थे वो अपना ओरिजिनल नाम नहीं देते थे। गंधर्व नारायण ने भी साहित्य के दुनिया में अपने को दीनबंधु मित्र के नाम से जो है संबोधित किया। किस नाम से? दीनबंधु मित्र के नाम से जो है संबोधित किया। दीनबंधु मित्र, दीनबंधु एंड्रूज अलग है, तो दीनबंधु मित्र को ही गंधर्व नारायण के नाम से जाना गया। मुशर्रफ हुसैन ने पबाना जो किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, इस किसान आंदोलन में जमींदारों के खिलाफ लिखा और जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम था जातीय दर्पण। क्या नाम था? जातीय दर्पण। ये इसी दीनबंधु के नील विद्रोह के नील दर्पण से जो है प्रभावित थे, मुशर्रफ हुसैन के द्वारा जो है लिखा गया था। इस प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा। तो मेरे प्यारे शिष्यों, ये था आज का सेशन। ये हमारी संस्था के द्वारा जारी की गई किताबें, जिनको प्राप्त करने के लिए आप दिए हुए नंबरों पर कॉल करें और आगामी परीक्षाओं में अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे करंट अफेयर के सेशन में। आप लोग जुड़ना न भूलें। थैंक यू। शुभ रात्रि।